नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप और थैंक यू सो मच कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया। आज जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं वो है ई इनवॉइस, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के नाम से भी जानते हैं। ये आज वर्तमान में इस ई इनवॉइसिंग का उपयोग होने लगा और फ्यूचर में भी ये इसी तरह से ट्रीट होगा। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इनवॉइस क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार समय समय पे टैक्सेशन में बदलाव किए गए थे। तो जैसा कि 2005 का अगर हम एक उदाहरण लें तो वैट को इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय हमें वैट इनवॉइसेस की ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बाद फिर 2017 में, उस करीबन 12 साल बाद, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद जो इन्वॉइसेस आने लगी वो हमें जीएसटी इन्वॉइसेस के रूप में हमने देखी। उसके बाद 2020 अक्टूबर से ई इन्वॉइस के तौर पे हमने इन्वॉइस को देखा, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि अक्टूबर 2020 से जो इन्वॉइस लागू की गई, उसके लिए शर्त थी कि आपका बिजनेस टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए था। और 1 जनवरी से इसको रिसेंटली अपडेट किया गया कि अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर आता है तो आप इस ई इनवॉइस के दायरे में आते हैं और आप पे ये लागू होगा। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के निर्देश अनुसार एक नया अपडेशन अभी आया है कि 1 अप्रैल 2021 से ये सभी बिजनेसेस के लिए लागू होगा जो कि 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के दायरे में आते हैं। हम सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने शुरुआत से टैली के साथ ये जर्नी देखी है, और हम आशा करेंगे कि आप आगे भी आप टैली के साथ अपना बनाए रखेंगे। तो सेशन का ओवरव्यू अगर हम देखें तो आज का सेशन हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम इसको देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, लाइक ई इनवॉइस क्या है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं समय समय पर, वो देखेंगे। देन ई इनवॉइसिंग के लिए कौन कौन सी डिटेल्स ज़रूरी होती हैं। उसके बाद ई इनवॉइसिंग के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद क्या क्या मोड या तरीके हो सकते हैं इनवॉइस जनरेट करने के लिए, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। देन इनवॉइसिंग जनरेट अगर मुझे करना है तो मेरी तैयारियां क्या होनी चाहिए, हम इसका भी एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और जीएसपी का क्या रोल होता है या भूमिका होती है इनवॉइस जनरेट करने में, हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। देन टेक्नोलॉजी कौन सी उपयोग होगी इनवॉइस करने में, आज उसके भी बारे में भी हम देखेंगे आगे। और टेक्नोलॉजी की मुख्य भूमिका में क्यों रहेगी, ये आगे आने वाली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोडक्ट के साथ इसको रन थ्रू करें, ताकि टैली में किस तरह से होता है आप उसको भी देखें। और उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर को आंसर करने की क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि ये अगर आपसे संबंधित कोई भी सवाल है इस जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी इनवॉइसेस से रिलेटेड, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज एन ई इनवॉइस? ई इनवॉइस एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। ई इनवॉइसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करने का तरीका है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग बोलते हैं। इसके अलग अलग प्रकार है, जो कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जाके ई इनवॉइस बनाना पड़ता है, जिसके लिए बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट टैक्स इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, रिवर्स चार्ज इनवॉइस जो कि आउटवर्ड सप्लाई है, उसके बाद में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सभी के लिए ई इनवॉइसेस लागू रहेगा। एक ई इनवॉइस एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने इनवॉइसेस इलेक्ट्रिकली अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करते हैं। हम समझेंगे कि बदल क्या हुआ है या क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे ये कहां कहां
लागू हो रहा है, तो अभी के सिस्टम में सभी टैक्स पेयर्स इसके लिए ये जो सिस्टम है वो लागू है, जो कि प्रेजेंट इनवॉइसिंग सिस्टम है। और ई इनवॉइसिंग जो है, जो भी आने वाली है, जो स्पेसिफिक जो 500 करोड़ या 100 करोड़ के लिए आ चुकी है और आने वाले 1 अप्रैल में जो आने जा रही है, वो अगर आप देखेंगे तो जिन जिन व्यापारियों का स्पेसिफिक टर्नओवर उस दायरे में जाता है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग लागू रहेगी, जो कि B2B सप्लाईज एक्सपोर्ट्स, इसमें आने वाले सभी इनवॉइसेस में व्यापारी को प्रदान करनी पड़ेगी। उसके बाद में जीएसटी इनवॉइसेस का रिपोर्टिंग जीएसटी पोर्टल पे, मतलब इनवॉइसेस का जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्टिंग। तो अभी जो करंट सिस्टम है उसमें आप जेसन अपलोड करते हैं, पर ई इनवॉइसिंग में आपको एक प्रिस्क्राइब किया हुआ स्कीमा रहेगा, जो कि एक टेम्पलेट है, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया है। उसमें कुछ आवश्यक पैरामीटर्स हैं, उसको आपको डालना पड़ेगा और जीएसटी के ऑटो पॉपुलेशन उसमें होंगे। इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि हम आईआरएन बोलते हैं, ये सीक्वेंशियल इनवॉइस नंबर अभी के सिस्टम में हम लोगों को लागू हो रहा है, जिसमें आईआरएन का कोई कंसेप्ट नहीं है। और ई इनवॉइसिंग में 64 कैरेक्टर्स यूनिक आईआरएन जनरेट होता है, जो कि एक हैश जनरेशन एल्गोरिदम की मदद से होना है। क्यूआर कोड, प्रेजेंट इनवॉइसिंग सिस्टम में कोई भी क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है, बट ई इनवॉइसिंग में क्यूआर कोड जनरेट होगा और आईआरपी के द्वारा ये इनवॉइसेस वैलिडेट होंगे। इनवॉइस अमेंडमेंट और कैंसिलेशन, अभी के सिस्टम में आपको ये फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पे मिल रही है, बट ई इनवॉइसिंग में आप 24 घंटे के अंदर आईआरपी पे जाके इसे कैंसिल करना पड़ेगा और 24 घंटे के बाद में जीएसटी पोर्टल पे कैंसिल होगा। सर, इससे संबंधित मेरे मन में दो सवाल हैं, अगर आप इसका आंसर कर पाएं। पहला तो ये कि जो B2C बिजनेस के जो इनवॉइसेस होंगे, क्या वो ई इनवॉइस के दायरे में आएंगे? और दूसरा सवाल कि ये आईआरपी पोर्टल जो आपने बताया, आईआरपी रजिस्ट्रेशन, वो क्या है सर, मैं जानना चाहूंगा। अभी ई इनवॉइसिंग सिस्टम में B2C इनवॉइसेस इंक्लूड नहीं किए गए हैं। उसके बाद में इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जैसे कि आपने पूछा, वो आईआरपी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वो एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। ये एक वेबसाइट है जहां पे आप, मतलब जो भी ई इनवॉइसिंग में आने वाले व्यापारी है, उसमें जाके इनवॉइसेस रिपोर्ट या अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ई इनवॉइस डिटेल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या क्या इसमें डिटेल्स आएंगे। ई इनवॉइस में सेलर डिटेल्स, मतलब सेलर का नाम, एड्रेस, जीएसटीएन, पिन कोड, ये आएगा। खरीदार का नाम आएगा। कंसाइनी डिटेल्स, जहां पे माल जा रहा है। डिस्पैच, जहां पे भी आपको ये मटेरियल डिस्पैच करना है। उसके बाद में इस इनवॉइस में कौन कौन से आइटम्स है, जैसे क्वांटिटी, रेट, यूनिक क्वांटिटी कोड, अमाउंट, एचएसएन, ये सब आएगा। उसके बाद में उसमें इनवॉइस नंबर रहेगा, डेट, डिस्काउंट, जो भी इनवॉइस में आया है वो रहेगा। अगर वो एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो एक्सपोर्ट से संबंधित शिपिंग डिटेल्स, पोर्ट कोड, करेंसी और कंट्री, ये इसमें इंक्लूड होगा। और ई वे बिल डिटेल्स में ट्रांसपोर्टर, डिस्टेंस, मोड, पिन कोड, ये सभी इसमें इंक्लूड होना है। ओके सर, तो जैसा आपने बताया आपकी इनवॉइस में कौन कौन सी डिटेल होंगी, इसी से संबंधित तीन सवाल और मेरे मन में है सर। कि क्या पहला कि ये जो आपने क्यूआर कोड बताया है, क्या इसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है कि ये इसी जगह पे निर्धारित होना चाहिए? तो मेरा एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये मेरा कि एक इनवॉइस में मैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम ऐड कर सकता हूँ? और इसके अलावा क्या ये ज़रूरी है कि जो प्रिंटेड ई इनवॉइस है उस पे आईआरएन नंबर होना ज़रूरी है? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यूआर कोड जो है वो इनवॉइस में कहीं भी आ सकता है। ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में क्यूआर कोड आएगा। उसके बाद वाला आपका जो सवाल है कि कितने लाइन आइटम्स एक इनवॉइस में रहेंगे,
तो अभी फिलहाल तौर पे इसकी लिमिट 1000 रखी है। उसके बाद में आगे जरूरत पड़ने के हिसाब से इस रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, क्या मुझे IRN प्रिंट करना अनिवार्य है इनवॉइस पे? तो नहीं, IRN जो है वो QR कोड में एम्बेडेड रहेगा, जो कि एक अनिवार्य पॉइंट है इनवॉइस बनाने के लिए। ई इनवॉइसिंग और उसके फायदे। ई इनवॉइस क्यों? तो ई इनवॉइस जो है वो GST में आने वाले जो मेजर मिसमैचेस है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, और इसके द्वारा जो बिजनेस को बेनिफिट होगा ये ऐसा होगा कि आपका रिटर्न प्रोसेस तेजी से होगा और कम से कम एरर्स के साथ में बनेगा। ई इनवॉइस इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब अलग अलग इनवॉइस फॉर्मेट्स जो है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में आ रहे हैं। इसके द्वारा आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी मिलती है। ये आपको अलग अलग वेंडर और क्लाइंट्स के साथ में काम करने में मदद करेगा, भले ही कोई भी सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सॉफ्टवेयर के बदौलत वो ई इनवॉइस जनरेट कर सकता है। ई इनवॉइस के जो भी आवश्यक डिटेल्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट होंगे अलग अलग रिटर्न में। इसके द्वारा जब भी आप ई वे बिल बनाते हैं तो ई वे बिल में भी वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आने के वजह से आप अपना समय बचा सकते हैं, और मैन्युअली जो भी आपको एंट्री करने की जरूरत पड़ती है वो मिनिमाइज ई इनवॉइसिंग के द्वारा होगी। और सबसे प्रमुख बात, मतलब इसमें आपका जेन्युइन टैक्स इनपुट क्रेडिट व्यापारी को अवेलेबल होगा, जो कि आपको अपना कैश फ्लो सुधारने में मदद करेगा। इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है सबमिट करने की, तो इसके मदद से आप अपना जो समय है वो फॉलोअप में न डालते हुए इफिशिएंटली अपने रिटर्न फाइलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अलग अलग मोड ई इनवॉइस जनरेट करने के। ये IRP पोर्टल है। तो जो भी बिजनेस पर्सन 500 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर है उन्हें बिजनेस पोर्टल दिया जाएगा, जो कि डायरेक्टली IRP पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री द्वारा IRP पोर्टल पे आप अपलोड कर पाएंगे। GST सुविधा प्रोवाइडर के माध्यम से आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा आप IRP पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। SMS द्वारा आप अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा आप IRP पोर्टल में इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, और ऑफलाइन टूल्स जैसे कि एक्सेल, इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो ई इनवॉइसिंग को तैयार करने के लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए हमारी इनवॉइसिंग के लिए, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये कि आपका जो ई वे बिल के लिए आपको क्रेडेंशियल आप उपयोग करते हैं, वही क्रेडेंशियल के साथ आपको IRP पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको अपना API क्रिएट करना होता है, जो आपके OTP से वैलिडेशन के बाद ही बनाया जाता है। इसके बाद आपको जो भी आपका GSP या GST सुविधा प्रोवाइडर है आपको उसको सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आप अपना ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस जो है आपकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से उसको शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम कुछ इमेजेस के माध्यम से समझने या देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको इसके लिए आपके IRP पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। अगर मैं URL की बात करूं, einvoice1.gst.gov.in पे आपको लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आपके ई वे बिल के क्रेडेंशियल यूज करने के बाद आपको API क्रिएट करना होता है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद आपको OTP आता है, उसका वैलिडेशन होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। उसके बाद आपको आपका GSP यानी GST सुविधा प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होता है। अगर हम सामने विंडो पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात करें तो टैली के लिए ये टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेंशन्ड है। और
इसके बाद आपका एपीआई क्रिएट होने के बाद आप इसको उपयोग कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का ई इनवॉइस में क्या रोल है। तो जीएसपी जो है वो एक माध्यम है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बीच में और कस्टमर के बीच में। टैक्स पेयर को डायरेक्टली आईआरपी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स पेयर जो है वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के माध्यम से आईआरपी पोर्टल को कनेक्ट कर सकता है। ये एक इंटरमीडिएरी सर्विसेज का रोल काम करता है जो कि टैक्स पेयर और सेंट्रल आईआरपी सर्वर के बीच में, जो कि सरकार द्वारा मेंटेन की है, वैसा काम करता है। टैक्स पेयर अपना जो डेटा है वो जीएसपी के द्वारा आईआरपी पोर्टल पे भेज सकते हैं, जो कि एक सिक्योर्ड वे में अपलोड होगा और इसके द्वारा आगे जीएसपी के माध्यम से ये डेटा अपलोड होने के बाद सेंट्रल जीएसटी सर्वर पे जाएगा। जीएसपी जो है वो मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर सिक्योर्ड एपीआईज को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्वर्स हैं उसके बीच में इंटरेक्शन करेगा और ये एक इजी प्रोसेस बनेगा टैक्स पेयर और गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए पोर्टल के बीच में। तो अगर आप देखेंगे तो जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर ये वो सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है जो कि अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी इससे संबंधित है और पूरे तरह से वो इस बात की पुष्टि करता है कि ई इनवॉइस रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट के पूरे तरह से फुलफिल हो गए। टेक्नोलॉजी जो कि ई इनवॉइस में लगनी है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये पूरे प्रोसेस को बताना चाहूंगा कि ई इनवॉइस कैसे एग्जैक्टली काम करता है। दो व्यापारी है, शाह ट्रेडर्स और रॉय ट्रेडर्स। शाह ट्रेडर्स ये एक सप्लायर है और रॉय ट्रेडर्स उसका कस्टमर है। तो शाह ट्रेडर्स इनवॉइस रेज करता है रॉय ट्रेडर्स को उसके ईआरपी सिस्टम से और आईआरपी के द्वारा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर उसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रेज करता है। ये इनवॉइस डिटेल्स आईआरपी पे जाते हैं और आईआरपी इसका डुप्लीकेशन चेक करता है और डुप्लीकेशन चेक करने के बाद में क्यूआर कोड जेसन के थ्रू रिटर्न करता है। इसमें जीएसटी सिस्टम जो है उसमें ऑथेंटिकेट करता है पेलोड, जो कि ई-वे बिल सिस्टम के तरफ डेटा पास ऑन करके ई-वे बिल एनआईसी सिस्टम को जनरेट करके भेजता है और इसमें इनवॉइस इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जीएसटी सिस्टम के पास में एक यूनिक इनवॉइस नंबर और एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। GSTR 1 जो कि शाह ट्रेडर्स का है वो अपडेट हो जाता है। उसके बाद में रॉय ट्रेडर्स का GSTR 2A और 2B साथ में अपडेट होता है। रॉय ट्रेडर्स जो क्यूआर कोड जनरेट हुआ है उसके मदद से इनवॉइस को वेरीफाई कर सकता है और आईटीसी जो जनरेट हुई है इनवॉइसेस में उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। टेक्नोलॉजी, तकनीक इसमें प्रमुख भूमिका कैसे अदा करती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। टेक्नोलॉजी प्रमुख माध्यम क्यों है? सबसे पहले ई इनवॉइसेस को जनरेट करना बिना किसी तकलीफ के, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। मुझे बल्क इनवॉइसेस अगर जनरेट करना है तो इसके लिए
टेक्नोलॉजी मुझे हेल्प करेगी। सिर्फ ई इनवॉइसेस ही नहीं, बल्कि मैं ई वे बिल भी कैसे क्या जनरेट करूंगा, उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। उसके बाद में मुझे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ई इनवॉइस का डेटा इजीली एक्सेस हो सकता है। मैं इसको स्मार्टली वैलिडेट कर सकता हूं, ताकि मुझे कॉम्प्लायंस के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या ज़रूरत है फिलहाल करने की? तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो आपके पास एक सिंपल और एक पावरफुल इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, जो कि आपके बिजनेस में बिना व्यवधान उत्पन्न किए ई इनवॉइसिंग की प्रोसेस को आसानी से हैंडल कर सके। अब ज़रूरी है सर, जो बेहतर सॉफ्टवेयर हो आप उसी का उपयोग करें, ताकि आप गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्देश निर्धारित किए गए आप उस प्रणाली का उपयोग कर सकें। अभी तक के सेशन का हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि हमने क्या देखा, कि हमने इनवॉइस क्या है ये समझा, देन उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो देखा, इनवॉइस में कौन कौन सी डिटेल्स अवेलेबल होती है हमने वो देखी, और उसके फ़ायदे क्या हैं हमने ये समझने की कोशिश की, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इनवॉइस जनरेट करने के लिए हमने वो समझा। उसके अलावा हमारी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए अगर हम ई इनवॉइसिंग के दायरे में आते हैं और हमको इनवॉइसिंग जनरेट करना है तो, और जीएसपी की क्या भूमिका होती है अगर ई इनवॉइसिंग प्रोसेस से हमें गुजरना हो तो, टेक्नोलॉजी कौन सी उपयोग होती है इनवॉइस के लिए, और टेक्नोलॉजी की क्या मुख्य भूमिका रहने वाली है, ये हमने पहले पार्ट में इसको समझने की कोशिश की है। इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट के माध्यम से, यानी टैली के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से आपका इनवॉइस प्रोसेस होता है। कि आपको इनवॉइसिंग बनाना हो तो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह बनती है। उसके अलावा अगर आपको बल्क में या कोई सेलेक्टेड पर्टिकुलर इनवॉइस को अपलोड करना हो तो वो किस तरह से टैली में होता है। देन क्या क्या सेटअप करने की ज़रूरत होती है टैली प्राइम में आपको, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। देन आफ्टर इनवॉइसिंग जनरेशन कौन कौन सी रिपोर्ट किस किस तरह से देखी जा सकती हैं, हम उसका विश्लेषण करेंगे। देन अगर मुझे आईआरएन नंबर चाहिए हो तो वो किस तरह से टैली में उपलब्ध हो सकता है। और इसके बाद फिर अगर मुझे कोई आईआरएन को कैंसिल करना हो तो वो किस तरह से होता है, ये भी हम एक वीडियो की मदद से देखेंगे। और उसके बाद फिर आपके एफएक्यूज को हैंडल करेंगे। टैली प्राइम रिलीज 1.1 के बाद में अभी आपको आपके इनवॉइस के आगे ई लगाना जरूरी है, वो भी कितने सादगी से, वो हम लोग आगे इस प्रेजेंटेशन में समझेंगे। ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन आपके जरूरतों को समझता है, आपके बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस कार्यशैली को बिना रुकावट लाए। टैली प्राइम रिलीज 1.1 के द्वारा ये सब हम लोग कैसे क्या आसानी से कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ई इनवॉइस, ई वे बिल अगर लागू रहेगा तो उसके साथ में बिना किसी तकलीफ के कैसे क्या जनरेट कर सकते हैं। ई इनवॉइस ई वे बिल के साथ में वाउचर फ्लो में। तो मैं, आप ये वीडियो में देख रहे हैं, मैं एक इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं। ये मेरा सप्लायर है। मैंने टैक्स संबंधित जो भी जरूरी चीजें उसमें डाली, क्वांटिटी ऐड करी। क्वांटिटी ऐड करने के बाद में मैंने उसमें टैक्स स्ट्रक्चर जोड़े और उसने मुझे आगे पूछा ई इनवॉइस के लिए। तो ई वे बिल से रिलेटेड सबसे पहले मैं इसमें जो जरूरी जानकारियां हैं वो डालूंगा। ई वे बिल के संबंध में आवश्यक जानकारियां जैसे कंसाइनर, कंसाइनी, ये सब मैंने इसमें ऐड करे।
ये टैली आपको ऑटोमेटिकली इस पेज को डायरेक्ट करेगा ताकि आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर पाएं। और ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद में वो ई इनवॉइस डिटेल्स के लिए पूछता है, और मैं जैसे ही इसे एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे डायरेक्टली पूछता है ई इनवॉइस जनरेट करे या ना करे, और जैसे मैं यस करता हूं वो मुझे बताएगा ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। मैं इसको रिव्यू दिखाता हूं तो कुछ ऐसा आपका ई वे बिल दिखेगा। इसमें आप देखेंगे कि ई वे बिल नंबर के डिटेल्स भी आ गए हैं क्यूआर कोड के साथ में, और सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ गई है। देखिए मेरा इसमें ई वे बिल डिटेल भी आ गया है, तो मैं ये सही हिसाब से बिना किसी रुकावट के टैली प्राइम में जनरेट कर सकता हूं। तो जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया, जितना समय मुझे बताने में लगा उससे कहीं गुना समय मुझे ई इनवॉइस जनरेट करने में लगा, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हुआ। और ये सभी करने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी है, जो कि टैली प्राइम रिलीज 1.1.1 के ऊपर पे मैं आसानी से कर सकता हूं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मुझे इंडिविजुअल या कोई विशेष सिलेक्ट किया हुआ या बल्क इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पे कैसे क्या भेजने में आसानी जा सकती है। बल्क अपलोड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मुझे अगर इनवॉइसेस बल्क में भेजने, बहुत बार हमारे यहाँ पे इनवॉइसेस वैलिडेट होते हैं, उसके बाद में बल्क इनवॉइस भेजते हैं। तो वैलिडेट करने के लिए मैंने जो इनवॉइसेस बनाए हैं वो रिपोर्ट में जाके कौन कौन से पेंडिंग है वो इनवॉइसेस देख रहा हूँ, उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ और उनको डायरेक्टली इनवॉइस आईआरएन जनरेशन के लिए भेज रहा हूँ। मुझे ई इनवॉइस के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। और मैं डायरेक्टली मल्टीपल इनवॉइसेस सिलेक्ट करके ई इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं। तो मैं मल्टीपल इनवॉइसेस सिलेक्ट कर लिया हूं, और ई इनवॉइसेस को मैंने ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए सेंड कर दिया है। अगर मुझे एक विशेष इनवॉइस सिलेक्ट करना है तो मैं उस विशेष इनवॉइस को सिलेक्ट करके भी भेज सकता हूं, और मुझे सभी जो इनवॉइसेस है जिनका आईआरएन जनरेट किया हुआ है उन इनवॉइसेस की सूची मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इनवॉइस बनते हैं, और फिर शाम को इनवॉइस बनने के बाद में कोई विशेष व्यक्ति या ओनर या सीनियर अकाउंटेंट वो इनवॉइस को चेक करके, मेकर एंड चेकर कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूं वो चेक करके आगे भेजता है। उस सिनेरियो में ये फीचर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मुझे आईआरएन फ्लो तब काम में आता है जब मैं कोई भी ई इनवॉइस बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में हो सकता है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना हो, तो मैं टैली प्राइम पे उसे ऑफलाइन बना के कैसे काम कर सकता हूं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आईआरएन फ्लो समझने के लिए मैं गो टू में जाके ई इनवॉइस जस्ट टाइप करता हूं, तो जो भी इनवॉइस रिपोर्ट है वो मुझे दिख जाती है। उसमें आप देखेंगे आईआरएन अपडेटेड मैन्युअली, इसमें मैं जाऊंगा, सिलेक्ट करके उसे एंटर करूंगा, तो ये इनवॉइस है, इसे मुझे मैन्युअली ई इनवॉइस में बनाना है। तो मैं उसको सिलेक्ट करके जैसे ही ई इनवॉइस के लिए यस करूंगा, तो एक बार मुझे
ई इनवॉइस के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और जो ऑफलाइन मैंने इनवॉइस बनाने हैं या बनाए हैं उसका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो टैली प्राइम आपको ऑफलाइन भी ई इनवॉइस जनरेट करने में हेल्प करता है ताकि आप अपने पेंडिंग इनवॉइसेस सही टाइम पे आईआरपी पोर्टल पे इनवॉइस जनरेट करने के लिए, ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए भेज सकते हैं। अब आप समझेंगे कि अगर मैं कोई इनवॉइस बनाया हूं उसे टैली प्राइम में कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ई इनवॉइस में जाऊंगा। ई इनवॉइस में जाने के बाद में मुझे ये दो इनवॉइसेस दिख रहे हैं। दो इनवॉइसेस मुझे जो दिख रहे हैं उसमें से एक मैं कैंसिल करने के लिए चाहता हूं। तो जैसे ही वो इनवॉइस सिलेक्ट करता हूं तो मुझे उसे मार्क एज कैंसिल सबसे पहले करना पड़ेगा। कैंसिल होने के बाद में जो इनवॉइस मार्क किया है मैं मार्क एज कैंसिल वो मुझे दिखेगा। ये आईआरएन कैंसिल किया है, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद में मुझे इसे आईआरपी पे भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं उसको कैंसिलेशन के लिए स्पेसिफिक रीजन बताऊंगा, वो रीजन अपडेट करूंगा। रिमार्क्स जैसे डेटा मैंने गलत डाला है, इनवैलिड डेटा डालूंगा और जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं तो ये इनवॉइस कैंसिलेशन के लिए चला गया है। ये पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन बता रहा है, अभी मुझे ये सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग के लिए करना है तो मैं उसको ई इनवॉइसिंग के लिए सेंड कर दूंगा। टैली प्राइम मुझे पूछेगा कि क्या आपको इसको कैंसिलेशन करने के लिए आईआरएन पे भेजना है। तो जैसे मैं यस करूंगा वो मुझे लॉगिन के लिए पूछेगा और लॉगिन जैसे मैं करूंगा वैसे ही एक्सचेंज शुरू हो जाएगा और आईआरएन पोर्टल पे ई इनवॉइस कैंसिल करने के लिए चला जाएगा और मुझे वहां से रिवर्ट आएगा ई इनवॉइस कैंसिल। तो ये सब प्रोसेस आपको ई इनवॉइस कैंसिल करने में हेल्प करेंगे और आप बिना किसी रुकावट के आपके इनवॉइसेस कैंसिल कर सकते हैं। टैली प्राइम रिलीज 1.1.1 आपको इनवॉइस कैंसिलेशन करने में बहुत आसानी प्रदान करता है और आप अपने इनवॉइसेस अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो इस माध्यम से कैंसिल कर सकते हैं। टैली प्राइम आपको अलर्ट्स देता है जो कि आपको कोई भी एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन हो या डिलीशन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप गलती से मॉडिफाई कर रहे हैं तो अलर्ट के माध्यम से आपको एक अवेयरनेस मिलती है ताकि आप प्रॉपरली आपके डेटा के ऊपर पे काम करेंगे। टैली प्राइम रिलीज 1.1 और उसके ऊपर पे जो भी रिलीजेस आए हैं उसे बिना किसी रुकावट के आप ई इनवॉइस जनरेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस तरह से बनाया है कि आप जीएसपी के माध्यम से ये काम तुरंत कर पाएं और बिना किसी रुकावट के ये आपको काम आसानी से होने में मदद करे। ये सभी प्रोसेस जो कि शुरुआत होती है इनवॉइस क्रिएशन से, लॉगिन से, आईआरएन अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये इस तरह से बनाया गया है क्योंकि जीएसटी सिस्टम्स से जुड़ा हुआ है और ये सभी कार्य
प्रणाली करने में आपको आपके टैली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम आप टैली में आसानी से कर पाओगे। टैली आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक लचीलापन देता है, ताकि आप वाउचर एंट्री करते समय भी ई इनवॉइस जनरेट कर पाए, भले ही वो एक इंडिविजुअल इनवॉइस हो या दिन के अंत में आपने जितने भी इनवॉइसेस बनाए हैं उसको एक साथ, मतलब बल्क इनवॉइसेस अपलोड करना हो। इन सभी कार्य प्रणालियों में आपको टैली मदद करता है। इसके बाद में टैली प्राइम रिलीज 1.1 आपको ई-वे बिल भी ऑनलाइन जनरेट करने में हेल्प करता है, और ये सब काम करते समय आपको टैली के बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंट्यूटिव ई इनवॉइस का जो प्रीव्यू रिपोर्ट है वो आप टैली प्राइम से एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन के बीच में। नेविगेशनल फीचर्स के द्वारा आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बहुत बार जब आपका इंटरनेट आपको साथ नहीं दे रहा है तो आप इनवॉइस बना के रखिए और फिर ई इनवॉइस पोर्टल पे उसको आखिरी में अपलोड करिएगा। जो रिपोर्ट्स है ई इनवॉइस की, आपको आपके सभी ई इनवॉइसेस के स्टेटस को अच्छे तरह से समझने में मदद करता है, और इसके ऊपर पे आप एडिशनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आईआरएन कैंसिल करना है, आईआरएन का इंफॉर्मेशन लेना है, तो ये सभी आप एमआईएस रिपोर्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं। आप जो भी आपके इनवॉइसेस हैं उसका प्रिंटिंग क्यूआर कोड के साथ में अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हैं, जो कि टैली प्राइम में इनबिल्ट है। जैसे कि सिंपल है, कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपको पॉज बिलिंग करनी है तो भी आपको टैली प्राइम मदद करता है, और अगर आपकी कोई प्री प्रिंटेड स्टेशनरी है कभी भी आप इसका अच्छे तरह से प्रिंट ले सकते हैं। तो इन सभी कार्य प्रणालियों में आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टैली प्राइम के द्वारा आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जीएसपी के मदद से, टैली इंडिया लिमिटेड जो कि जीएसपी है उसके मदद से इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप इनवॉइसेस भेज सकते हैं, जो कि जीएसटी सिस्टम और एनआईसी जो कि ई-वे बिल पोर्टल है, इन सभी के द्वारा आईआरपी पोर्टल से जीएसटी सिस्टम और ई-वे बिल पोर्टल पे डेटा जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलग अलग बिजनेस सिनेरियोज को हम लोग अभी देखेंगे। तो सर मेरा इसी से संबंधित एक सवाल है। अगर मैं टैली के अलावा कोई अन्य सॉफ्टवेयर यूज करता हूं और मैं जीएसटी इनवॉइस के दायरे में आता हूं, तो ये किस तरह से मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा? अगर आप कोई दूसरा अकाउंटिंग बिलिंग या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका सॉफ्टवेयर ई इनवॉइसिंग को सपोर्ट कर रहा है, जो कि सरकार द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स दिए हैं, क्या उसे फॉलो कर रहा है। क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। अगर नहीं तो आपको एक अलग जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के लिए जाना पड़ेगा। आपको इस बात का एश्योरिटी लेना पड़ेगा कि आपका सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग बिजनेस सिनेरियोज को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है या नहीं, जैसे ई इनवॉइसिंग, बल्क इनवॉइस जनरेशन और ई वे बिल। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर इन सभी सॉल्यूशंस को सही हिसाब से जनरेट करने में या हेल्प करता है इन सभी सॉल्यूशंस को, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर, यदि मैं टैली ईआरपी 9 के 6.6.3 के रिलीज पे हूँ और मेरा बिलिंग और अकाउंटिंग दोनों टैली से होता है, उस स्थिति में ये किस तरह से ट्रीट होगा? अगर आप 6.6.3 वर्जन यूज कर रहे हैं और आप ई इनवॉइसिंग के दायरे में आ रहे हैं, तो
सबसे पहले तो आपको जो रिलीज टैली का लेटेस्ट रिलीज है प्राइम 1.1.1 इसमें जाना पड़ेगा, और आपको जो ई इनवॉइसिंग के मैंडेट्स है जो कि लेटेस्ट रिलीज टैली के जो है उसके दायरे में आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका जो क्लाइंट है वो आपसे ई इनवॉइस एक्सपेक्ट करेगा, जो भी आपके द्वारा उसने परचेज किया है उन सभी इनवॉइसेस पे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप एक सप्लायर के तहत ई इनवॉइस जनरेट कर पाओ, जो कि आपको रिलीज 1.1.1 आसानी से हैंडल करने में मदद करेगा। और क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट ई इनवॉइसिंग रूल्स के तहत ही मिलता है, तो आपको इस बारे में एक पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आपके जो भी वेंडर्स हैं उसका जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, जो आपको इनवॉइस आता है वेंडर्स की तरफ से, और क्यूआर कोड है, वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। इसके अलावा सर, यदि मेरी इंडिया में 3 अलग अलग ब्रांचेज हैं और वहां पे 6.6.3 ही यूज हो रहा है, तो उस स्थिति में भी मुझे इनवॉइसिंग के लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो आप बताएं तो। अगर आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं और वहाँ पे 6.6.3 इंस्टॉल्ड है, तो ई इनवॉइसिंग के लिए आपको, अगर आप ई इनवॉइसिंग के दायरे में आते हैं, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सभी ब्रांचेस हैं उसमें टैली प्राइम का रिलीज इंस्टॉल्ड है या नहीं, या अपडेटेड है या नहीं। क्योंकि आप इंटर स्टेट में हैं, आपके जीएसटी अलग अलग है, भले ही पैन आपका एक होगा, बट आपको ई इनवॉइस रेज करना अनिवार्य है, इसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आपके क्लाइंट ई इनवॉइस ही एक्सपेक्ट करेंगे, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ई इनवॉइस के दायरे में आने के वजह से लेटेस्ट रिलीज पे जाओ और उसके माध्यम से ई इनवॉइस जनरेट करो। और क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट ई इनवॉइस से ही ऑथेंटिकेट होगा, इसलिए आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर और क्यूआर कोड जनरेट करके ई इनवॉइस आगे अपने जो आपके खरीदार है उनको प्रेजेंट करो। ये सब करने के लिए आपको टैली प्राइम मदद करता है, और ये सब सिस्टम ई इनवॉइस का आपको टैली प्राइम के थ्रू ई इनवॉइस जनरेट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा यदि मैं इनवॉइस जनरेट ना करूं, तो उस स्थिति में ये किस तरह से ट्रीट करेगा, या मुझे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बिजनेस में। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या मैं आईआरएन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकता हूं, या अगर मुझे आईआरएन पोर्टल पे इनवॉइस मॉडिफाई करना हो तो वो किस तरह से होता है। तो अगर मान के चलो आप ई इनवॉइस नहीं जनरेट करते हैं, तो सरकार द्वारा लागू की हुई पेनल्टी के दायरे में आप आओगे, और ये जो पेनल्टी है ये आपका जो टैक्स ड्यू है उसके 100% हो सकती है, या 10,000 हो सकती है। इसमें से जो भी आंकड़ा है जो हायर स्टेज पे है उसे कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप इनकरेक्ट इनवॉइस सबमिट करते हैं तो आपकी पेनल्टी 25,000 तक जा सकती है। आपका दूसरा सवाल है कि क्या मैं ई इनवॉइस कैंसिल कर सकता हूं आईआरएन जनरेशन के बाद में। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर ई इनवॉइस कैंसिल करना चाहो तो हो सकता है, इसे आप आईआरपी पोर्टल पे जाके कैंसिल कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद में आप जीएसटी पोर्टल पे जाके इसे मैन्युअली कैंसिल कर सकते हैं और एक क्रेडिट नोट इसमें पास कर सकते हैं। आपका तीसरा सवाल, क्या मैं ई इनवॉइस को आईआरएन पोर्टल पे मॉडिफाई कर सकता हूं, तो नहीं। एक बार आईआरएन जनरेट हुआ तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते।
ओके सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने कोई इनकरेक्ट ई इनवॉइस अपलोड की है तो उस स्थिति में क्या होगा? दूसरा मेरा इसके अलावा सवाल है कि अगर मेरा सप्लायर जो ई इनवॉइसिंग के लिए लाइबल है, लेकिन वो मुझे एक नॉर्मल इनवॉइस देते हैं जो कि बिना आईआरएन के होती है, तो इसका क्या असर होगा? और तीसरा, मुझे कैसे ये सूचना मिलेगी कि आईआरपी से मेरी जो इनवॉइस है वो अप्रूव हो गई है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 24 घंटे के अंदर आप इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं आईआरएन पोर्टल पे जाके, और करेक्ट इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं नए इनवॉइस नंबर के साथ में। 24 घंटे के पश्चात आप क्रेडिट नोट रेज करके करेक्ट इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हैं आईआरपी पोर्टल पे। ये आप अगले दिन के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल, अगर मेरा सप्लायर है वो ई इनवॉइस के लिए लागू होता है या ई इनवॉइस के दायरे में आता है, बट मुझे एक नॉर्मल इनवॉइस देता है, तो इसमें पूरी तरह से नुकसान आईटीसी का आपका होगा, क्योंकि बिना आईआरएन के वो इनवॉइस किसी काम का नहीं। तीसरा सवाल है कि आईआरपी ने क्या मेरा इनवॉइस अप्रूव किया हुआ है या नहीं। तो आईआरपी, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, कि एक साइंड जेसन आपको रिटर्न में देता है जिसमें क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड में जीएसटीएन के अलावा सप्लायर, बायर, इनवॉइस नंबर और डेट, एचएसएन कोड, ये सभी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको क्यूआर कोड में दिखेगी। क्यूआर कोड में कोई भी इनवॉइस का स्टेटस नहीं होता है, बस रिलीवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि सप्लायर और बायर के संबंध में हो। सर, इसके अलावा एक जानकारी और चाहिए कि क्या आईआरपी के पास ऐसा कोई टूल है कि उससे वो मेरे इनवॉइस डेटा को रिजेक्ट कर सके? या एक एग्जांपल के तौर पे मैंने 1 अप्रैल को कोई एक इनवॉइस जनरेट की, और अगर मैं 5 अप्रैल यानी आज में अगर कोई इनवॉइस जनरेट करना चाहूँ तो क्या ये संभव होगा? इसके अलावा एक और केस कि अगर मैंने पिछले महीने कोई इनवॉइस जनरेट की है और मैं उसको अपलोड करना भूल गया, तो क्या इस महीने उसको मैं जनरेट कर सकता हूँ? आईआरपी जो है वो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो कि इनवॉइस में फीड करते हैं उसको वैलिडेट करता है, डुप्लीकेट चेक करता है, और अगर उसको कुछ त्रुटियां दिखी तो वो एरर कोड के साथ में उसे रिटर्न करता है। इसके लिए वो इनवॉइस रजिस्टर नहीं करेगा। अगर आपने कोई 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया है और आज की तारीख 5 है, तो क्या मैं ई इनवॉइस जनरेट कर सकता हूं? तो आप केवल 72 घंटे के अंदर ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 72 घंटे के ऊपर होता है, इसलिए आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे। फिर भी सिंस ये पूरा सिस्टम नया है, तो गवर्नमेंट आपको ई इनवॉइस अपलोड करने की फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है जब तक आप आपका जीएसटी रिटर्न फाइल ना करो। अब अगर आपने लास्ट मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, तो क्या आप इस महीने उसका ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि आपको ई इनवॉइस उसी महीने के अंदर अपलोड करनी है। और अभी फिलहाल सिंस ये सिस्टम नया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो गवर्नमेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले। तो जैसे अगले महीने के 10 तारीख का आपका जीएसटी रिटर्न फाइल होगा, तो शुरुआत के दौर पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले आप ई इनवॉइस अपलोड कर लें। सर, इसके अलावा यदि मेरे एक ही पैन कार्ड पे 2 अलग-अलग जीएसटीआई नंबर है, उस स्थिति में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा क्या? या दूसरा मेरा सवाल कि क्या मेरी इनवॉइसेस जो है वो आईआरपी पोर्टल पे स्टोर होंगे? और यदि किसी स्थिति में मुझे आईआरपी से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो मुझे हेल्प चाहिए हो या मुझे अपना कोई फीडबैक देना हो, तो मैं कहाँ कांटेक्ट कर सकता हूँ? तो भले ही आपके अलग अलग जीएसटीएन नंबर्स हैं बट पैन एक हो,
तो आपके लिए हर एक ब्रांच के लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। दूसरा, आईआरपी एक पास थ्रू पोर्टल का काम करता है, मतलब कि एक पास थ्रू पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिए गए प्रिस्क्राइब्ड वैलिडेशंस को परफॉर्म करेगा और इनवॉइस डेटा के माध्यम से आईआरएन जनरेट करेगा। वो आपका कोई भी डेटा आर्काइव नहीं करेगा या स्टोर नहीं करेगा। अगर आपको ई इनवॉइसिंग के दौर पे कोई भी मदद चाहिए या आपको कोई भी फीडबैक अगर देने हैं ई इनवॉइसिंग के संबंध में, तो जैसे आपको कोई एपीआईएस के द्वारा कोई इश्यूज है या ई इनवॉइस पोर्टल में आपको कोई तकलीफ है, तो आप एक टिकट रेज कर सकते हैं जो कि रेज होगा selfservice.gstsystem.in पे। और अगर आपको कोई भी सुझाव देने हैं या अगर आपको कोई फीडबैक देना है ई इनवॉइस को लेके, तो आप einvoice@gstn.org.in पे आप बता सकते हैं या लिख सकते हैं। बेहतर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।